तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो क्या हाल चाल है आप सभी का? तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्राउन रूल हम लोग पढ़ रहे थे। इस क्राउन रूल में हमने एक्ट देखा था पिछली क्लास में। जो लास्ट एक्ट था वो 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 हम लोग पढ़ रहे थे, भारत परिषद अधिनियम। आज की क्लास में बेटा हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे, आगे के अधिनियम को पढ़ेंगे। ये वो अधिनियम है 1919 का अधिनियम हम पढ़ेंगे। बेटा 1919 की अधिनियम थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और प्रथम प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात जैसा कि भारतीयों ने उस युद्ध में ब्रिटिशर्स का सहयोग किया था और इस सहयोग के बदले जो वादे किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो वादे किए गए थे हिंदुस्तानियों के साथ कि उन्हें स्वशासन की व्यवस्था दी जाएगी, स्वशासन, उत्तरदायी सरकार बहाल किया जाएगा। अब युद्ध खत्म हो चुका था। लोगों की निगाहें टिकी हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर कि वह क्या नया लेकर आ रहा है भारतीयों के लिए। कौन सी सौगात भारतीयों के लिए देने जा रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका था। मॉन्टेग्यू ने अपने घोषणा पत्र में भी भारतीयों को अच्छा स्वशासन की बात करी थी। अब इसे पूरा करने का समय आ चुका है और अपने वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने एक एक्ट भारत में लाया। कहां तक वादा पूरा हो पाया इसकी हम बात करेंगे, लेकिन उन्होंने इसी उद्देश्य से जो है भारत में इसको स्थापित किया। तो आज बच्चों हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जिस एक्ट से, उस एक्ट का नाम है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि उस समय भारत के वायसराय थे मॉन्टेग्यू, सॉरी, वायसराय थे चेम्सफोर्ड और राज्य सचिव थे मॉन्टेग्यू। इन दोनों के शासन के दौरान ही इसे लाया गया और इन दोनों के नाम पर ही इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो आइए बच्चों, हम लोग देर न करते हुए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919। पहली बात, लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे और मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, सेक्रेटरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि युद्ध की समाप्ति के बाद लोगों की इच्छाएं आकांक्षाएं जाग रही थी कि भारत को भी उत्तरदायी शासन मिले। इसी उद्देश्य से यही जो है इस एक्ट को लाने के पीछे का जो है मोटो था। आप देखेंगे कि उद्देश्य क्या रहा, ब्रिटिशर्स ने इसे किस उद्देश्य से भेजा था। पहली बात, भारतीय सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए, जैसा उन्होंने वादा किया था कि यदि आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपके लिए उत्तरदायी सरकार को स्थापित करने की का प्रयास करेंगे। तो उत्तरदायी सरकार की दिशा में प्रगति के लिए लाया गया। भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी, मोर पार्टिसिपेशन के लिए लाया गया। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत के लिए लाया गया। इन तमाम चीजों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि यह कहीं ना कहीं सुधारात्मक जो है एक अधिनियम भारत में भेजा गया। क्या क्या प्रावधान था बेटा, क्योंकि प्रावधानों से प्रश्न प्रीलिम्स में दिखाई देता है। क्या क्या प्रोविजंस थे, आइए इस पे चर्चा करते हैं। मेजर प्रोविजंस, मुख्य प्रावधान हम देखते हैं इसमें। सबसे पहली बात बेटा मैं आपको बता दूं कि दोहरी शासन व्यवस्था, डायरार्की की शुरुआत हुई प्रांतों में। कहां पर शुरुआत हुई? तो प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरार्की को शुरू किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, डायरार्की क्या होता है, डायरार्की किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं। डायरार्की यहां पर समझ लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एक्ट में भी आप देखेंगे
डायरकी शब्द इस्तेमाल होगा। प्रांतों में क्या किया गया कि जो प्रांतीय विषय थे, विषय से आप समझ पा रहे होंगे, विषय का मतलब ये है कि जैसे जो शासन करने के विषय होते, जैसे कानून व्यवस्था हो गया, जल हो गया, जंगल हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सभी विषय है। जैसे आज भी आप देखते हैं कांग्रेस लिस्ट के कौन-कौन से विषय हैं, यूनियन लिस्ट के कौन से विषय हैं, तो उस विषय की बात हो रही है। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बेटा बाँट दिया गया। एक को कह दिया गया कि यह आरक्षित विषय होगा। कैसा विषय होगा? आरक्षित विषय होगा, रिजर्व्ड सब्जेक्ट कहलाएगा ये। और दूसरे को कहा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, यानी कि हस्तांतरित विषय। क्या कहा गया? हस्तांतरित विषय। अब यहां पर जो बच्चों आरक्षित विषय की जो जिम्मेदारी दी गई, वह गवर्नर प्लस जो सरकारी व्यक्ति, या कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, गवर्नर प्लस अंग्रेज, अंग्रेजों के जी में यह आरक्षित विषय रखा गया। आरक्षित विषय में क्या था? तो जितनी भी मुख्य विषय थी, जितने भी मुख्य विषय था, जैसे कर वसूलना, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, ये तमाम चीजें, ये तमाम चीजें रिजर्व सब्जेक्ट में रखा गया, आरक्षित विषय में रखा गया, जिस पर गवर्नर और उसके जो अंग्रेज साथी थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो उस पर शासन करते। इसके बाद बेटा एक चीज और ध्यान रखने वाली जो बात थी, वो ये थी कि हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय ये क्या था? तो यहाँ पर हमने आरक्षित विषय देखा और ये है हस्तांतरित विषय। तो इसमें कम महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया था। कम महत्वपूर्ण और उत्तरदायित्व वाले बेटा, और उत्तरदायित्व वाले विषय को शामिल किया गया था। अब उत्तरदायित्व वाले विषय जैसे, जैसे आप समझ सकते हैं शिक्षा। अब आप स्वास्थ्य को भी इसमें जोड़ सकते हैं कि स्वास्थ्य भी था। स्वास्थ्य, शिक्षा, शिक्षा की स्थिति खराब होगी तो किसे दोष दिया जाएगा? तो वो भारतीय मंत्री को दोष दिया जाएगा, भारतीय सदस्य को दोष दिया जाएगा। और पैसा किसके हाथों में जा रहा है? अंग्रेजों के हाथों में जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक द्वैध शासन या डायरार्की, इसी को हम लोग कहते हैं। हस्तांतरित विषय किसके हाथ में था? तो गवर्नर प्लस भारतीय, ये गवर्नर प्लस भारतीयों के हाथों में हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर सब्जेक्ट, और आरक्षित विषय जो है गवर्नर प्लस अंग्रेजों के हाथ में था। और इसमें मुख्य विषयों को शामिल किया गया था, जैसे कर और कानून व्यवस्था। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं चीजों को। इसके बाद बच्चों आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर हमने आपको नोट करके दिया है कि कानून, वित्त, भूमि, ये सब आरक्षित विषय में थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये सब हस्तांतरित विषय में शामिल किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे अन्य क्या प्रावधान लाया गया। पहला तो आपने डायरकी को समझा कि द्वैध शासन लाया गया। कहां पर द्वैध शासन लाया गया? प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया, प्रोविंसेस में डायरकी को स्टार्ट किया गया, जिसके लिए विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक आरक्षित विषय, एक हो गया आरक्षित विषय, और दूसरा क्या था? दूसरा था, दूसरा था आपका हस्तांतरित विषय। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अगला पॉइंट हम देखते हैं, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल। बेटा बाई कैमरल सिस्टम कहते हैं इसको। जैसे कि आप आज संसद में देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसी को बाई कैमरल सिस्टम कहते हैं। क्योंकि भारत में अभी वर्तमान में भी बाई कैमरल सिस्टम है, द्विसदनीय व्यवस्था है। केंद्र की विधायिका में कहीं कहीं राज्यों में भी है, लेकिन सभी जगह राज्यों में बाई कैमरल नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल केवल 6 राज्यों में है। ठीक है। बाई कैमरल सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट किया गया, यानी आज की तरह जैसे कि जैसे राज्यसभा और आपको लोकसभा देखने को मिलता है, वैसे ही उस समय
जो है केंद्रीय विधान परिषद और राज्य परिषद नामक दो सदन को बनाया गया। राज्य परिषद अभी वर्तमान में राज्यसभा के नाम से जाना गया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लोअर हाउस और अपर हाउस की स्थापना की गई पहली बार इस अधिनियम के द्वारा। कहां पर किया गया था? केंद्र में किया गया। दूसरा है केंद्र और प्रांत के बजट का पृथक्करण, यानी बजट को बांट दिया गया, बजट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया कि केंद्र भी अब अपने लिए वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करके कार्य कर सकती है। प्रांतों को भी स्वायत्तता प्राप्त हो गई। किस तरीके का? वित्तीय स्वतंत्रता का प्राप्त हुआ और वो भी अपने लिए बजट जैसी चीजों पर काम कर सकते हैं। इसके बाद बेटा जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है मताधिकार का विस्तार। जैसे कि जैसे पहले जो है सिर्फ चेंबर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय और जो है बड़े-बड़े लोगों को बस मिलता था मौका। अब जो है कहा गया कि नहीं, अब संपत्ति के आधार पर, कर के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, योग्यता के आधार पर अब लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। इसका मतलब है बच्चों कि पहले की अपेक्षा, मतलब कि प्रीवियस एक्ट्स को देखेंगे, उसके अपेक्षा इसमें मताधिकार को थोड़ा बढ़ाया गया। परंतु अभी भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ कि सभी लोगों को मौका मिल सके। अभी भी मताधिकार का स्वरूप सीमित था, लिमिटेड था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला लोक सेवा आयोग। बेटा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना आप देखेंगे कि 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया। बेटा 1919 के अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और आप देखेंगे 1935 के अधिनियम को, तो उसमें इस लोक सेवा आयोग को संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना गया। वहां पर 1937 में फेडरल जो है संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1937 में किया गया। लेकिन लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। यहां तक बातें क्लियर हैं? द्विसदनीय व्यवस्था, बजट का पृथक्करण, कैसे बजट बांटा गया, मताधिकार का विस्तार और पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना। आगे बेटा हम देखेंगे लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग भारत में स्थापित कर दिया गया। ठीक है ना? चलिए इसके बाद आप देखेंगे इसकी क्या सिग्निफिकेंट था, क्या महत्व था इस अधिनियम का। तो बेटा इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि उत्तरदायी शासन की दिशा में यह पहला ठोस कदम था। मतलब कह सकते हैं कि इट वाज अ स्ट्रॉन्ग स्टेप। ठीक है, फॉर अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल गवर्नमेंट के लिए यह पहला स्ट्रॉन्ग स्टेप अंग्रेजों ने उठाया था, ब्रिटिशर्स ने उठाया था और ये पहला ठोस कदम के रूप में देखा जा सकता है। यहां से बेटा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई, क्योंकि बजट पर भी अब उनको काम करने का अधिकार प्राप्त हो गया और आधुनिक संसदीय व्यवस्था का आधार यहीं से तैयार होता है। आप देख सकते हैं वर्तमान में जिस तरीके से लोकसभा राज्यसभा की व्यवस्था है, वैसे ही यहाँ पर बाई कैमरल सिस्टम की व्यवस्था की गई, यानी कि द्विसदन होंगे, दो हाउसेज होंगे, एक केंद्रीय परिषद और दूसरा राज्य परिषद के नाम से जाना गया। तो ये तमाम बातें यहाँ पर बताई गई थी। इसके बाद कमियां देखेंगे हम लोग, जैसा कि हम लोग लिमिटेशंस हमेशा देखते हैं कि क्या कमियां रही इस अधिनियम की। तो बेटा सबसे पहली बात कि द्वैध शासन जो है वो असफल सिद्ध हो गया। दूसरा, गवर्नर के पास अत्याधिक शक्तियां प्राप्त हुई और मताधिकार सीमित था। ये तमाम चीजें आप देखेंगे कि जो है लिमिटेशंस के रूप में यहां पर देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला जो एक्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है, कहा जाता है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में मील का पत्थर था वो। इस अधिनियम को कहा जाएगा
जो आने वाला हम लोग अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं, उस अधिनियम को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में मील का पत्थर आप कह सकते हैं। बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे प्रावधान हमने वहीं से लिया है, और वो एक्ट है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, 1935 का अधिनियम। आइए देखते हैं इस अधिनियम को हम। 1935 का अधिनियम। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि 1919 के अधिनियम ने बहुत सारे सुधार नहीं कर पाए थे, और उन कमियों को दूर करने के लिए इस अधिनियम को भारत में भेजा गया। इसके साथ साथ 1927 का साइमन कमीशन, 1930-32 में हुए गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इन सब ने इस अधिनियम का आधार तय किया। और इसके बाद 1935 का अधिनियम कह सकते हैं कि इट वाज अ माइलस्टोन इन डेवलपमेंट, इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के संवैधानिक विकास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में देखा गया। क्या ऑब्जेक्टिव रहा, क्या उद्देश्य रहा इस अधिनियम का बेटा, किस उद्देश्य से इसे बनाया गया था? तो आप देखेंगे, प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित करने के लिए प्रांतों को फ्री किया जाएगा इस अधिनियम के माध्यम से। अखिल भारतीय संघ बनाने के उद्देश्य से, यानी फेडरल सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के उद्देश्य से, उत्तरदायी शासन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा अकाउंटेबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए यह कार्य किया गया। ठीक है, क्या क्या प्रोविजंस रहे इसमें? आइए मेजर प्रोविजंस की बात करते हैं, मुख्य प्रावधानों की चर्चा करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, अब देखेंगे इसमें बेटा, सबसे पहली बात, ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना यानी ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों के लिए एक संघ का प्रस्ताव रखा गया। कहा गया कि भाई एक ऐसा प्रपोजल है जो ब्रिटिश, जो सभी प्रांतों को मिलाकर और देशी रियासतों को भी उसमें शामिल किया जाएगा, और एक फेडरेशन का निर्माण किया जाएगा जिसमें शक्तियां बटेंगी, केंद्र, राज्य और सभी जगहों पे बांटी जाएंगी, सूचियों का निर्धारण किया जाएगा। इन तमाम चीजों की बात और प्रस्ताव को यहाँ रखा गया। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा कि ये कभी अस्तित्व में नहीं आ सका, क्योंकि रियासतों ने इसे स्वीकार नहीं किया। यानी रियासतों के अस्वीकृति के कारण, विरोध के कारण ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सका। इसके बाद आप देखेंगे डायरार्की इन सेंटर। बेटा, प्रांतों में, जो प्रांत में आपने देखा था कि द्वैध शासन लगाया गया, डायरार्की लगाया गया था, जिसमें रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय थे, जिसमें मैंने आपको बताया था। अब वो व्यवस्था प्रांतों से खत्म कर दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से, लेकिन उसी व्यवस्था को वहां से खत्म करके केंद्र में लगा दिया गया, सेंटर में इसे चालू कर दिया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है प्रांतीय स्वायत्तता। तो यहां से आप देख सकते हैं कि प्रांतों से द्वैध शासन की क्या कर दी गई, समाप्ति कर दी गई। जो विषयों का बंटवारा का सिस्टम था वो खत्म हो गया, और मंत्रिमंडल, विधानमंडल, जहां पर लोग बैठते थे, जहां पे जो विधि बनाया जाता था, उसके प्रति उत्तरदायी हो गई। अकाउंटेबिलिटी की बात की गई यहां पर। ठीक है, इसके पश्चात बेटा एक आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बार मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1774 बाय एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट। आपने देखा था, यहां पर आप देखेंगे कि फेडरल जुडिशरी की बात की जा रही है, संघीय न्यायालय की बात की जा रही है। और बेटा संघीय न्यायालय 1937 के अधिनियम से, यहाँ पर 1935 के अधिनियम से, यहाँ पर 1937 में इसे स्थापित किया गया। 1937 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड, जिनका काम था विवादों का निपटारा करना। जुडिशरी का काम ही है विवाद का निपटारा करना। अगले प्रोविजंस की हम बात करेंगे। अगला प्रोविजन से बेटा आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई।
इस अधिनियम जो है, इस अधिनियम के तहत इसको जो है कार्यरत किया गया, चालू किया गया, स्टार्ट किया गया, ताकि वित्तीय समायोजन किया जा सके। ठीक है। आरबीआई याद रखिएगा कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका संवैधानिक महत्व क्या था। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंट इसका क्या रहा, इस पे हम चर्चा करेंगे। पहला बेटा, ये भारतीय संविधान का ढांचा को निर्धारित किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि संघीय व्यवस्था जो आज वर्तमान में हमारे संविधान में दिखाई देता है, न्यायपालिका और एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्ट्रक्चर है भारत में, वो यहीं से प्रभावित है, यहीं से जो है मतलब जो है प्रभावित दिखाई देता है। ठीक है। अब आप देखेंगे आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म क्या थी। बेटा आलोचना में आप देखेंगे कि बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स बनाया गया था इसे। गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई थी और वास्तविक संघवाद की बात नहीं की गई थी, भले ही दिखावा का संघवाद था ये, वास्तविक संघवाद की बात नहीं की गई। और अभी भी ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा। तो ये तमाम हम लोगों ने महत्व और इसके कमियों को भी देखा, इसके प्रोविजंस को भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, एक एक करके हमने चर्चा भी किया सभी प्रोविजंस पे। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, मजा आ रहा है क्लास करने में। तो आप लोग जो है शेयर करिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक लास्ट क्वेश्चन, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा, मेंस के भी लाऊंगा और प्रीलिम्स का भी लाऊंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 1935 के एक्ट से। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यह किस सीमा तक भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सिद्ध हुआ है, मतलब कि ब्लूप्रिंट आप कह सकते हैं कि कैसे यह ब्लूप्रिंट की तरह दिखाई देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो बेटा इस प्रश्न को समझिएगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है। तो इसे समझकर और आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा। हम लोग आपको टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, ठीक है, ग्रुप में, जो व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शंस में, और आप वहां जाकर इसे टेलीग्राम पर आप क्या करोगे, उत्तर लिखकर भेजोगे, उसे चेक करके आपको आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है। तो यहां तक चीजों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हम लोग अब अगले चैप्टर के साथ एक नए टॉपिक के साथ चीजों को शुरू करेंगे। तब तक से आप लोगों से अब लेंगे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आप सभी का। थैंक यू।